ये कहानी जनता के गुस्से के किसी अचानक उबाल से शुरू नहीं होती। ये एक लिस्ट से शुरू होती है, एक वोटर लिस्ट से। और लिस्ट के बाद आए लोहे के सरिये और मिट्टी के तेल। नवंबर 1984 में 3 दिनों तक भारत की राजधानी दिल्ली एक शिकारगाह में बदल गई। पर शिकार कौन थे? भारत के नागरिक, जिन्हें सिर्फ इसलिए मौत के लिए चुना गया क्योंकि उनके सिर पर एक पगड़ी थी और उनके दिलों में अपनी एक आस्था थी। ये किसी दंगे की कहानी नहीं है, ये एक व्यवस्थित स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंक का भयावह लेखा जोखा है। यह एक ऐसे हत्याकांड की कहानी है जिसे प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया और फिर 40 साल तक सिस्टमैटिकली नकारा गया। This is the story of 1984 anti-Sikh riots. तो हालात इतने खराब कैसे हुए? नवंबर 1984 की हिंसा के विस्फोट को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे पंजाब में सुलग रही राजनीतिक उथल-पुथल तक जाना होगा। 1980 के दशक में पंजाब में एक सिख राजनीतिक आंदोलन उभर रहा था, जो अधिक ऑटोनॉमी की मांग कर रहा था, धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा था, जिसका दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने कड़े रुख के साथ जवाब दिया। यह संघर्ष जून 1984 में अपने चरम पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री के आदेश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। यह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए सशस्त्र सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए एक सैन्य हमला था। पर बात यह थी कि गोल्डन टेम्पल कोई इमारत नहीं है, वो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, अकाल तख्त, जहां से धर्म और न्याय दोनों की आवाजें निकलती हैं। आर्मी ने वहां हमला किया, सैकड़ों लोग मारे गए, उग्रवादी, तीर्थयात्री, बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। मंदिर के अंदर खून बहा और सिख समुदाय के दिलों में एक घाव बन गया, ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सका। दुनिया भर के सिखों के लिए यह एक ऐसा अपमान था जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस हमले ने सिख समुदाय और भारतीय राज्य के बीच गुस्से और विश्वासघात की एक गहरी खाई बना दी। हवा दुख और गुस्से के जहरीले मिश्रण से भरी हुई थी, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। वह चिंगारी 31 अक्टूबर 1984 की सुबह लगी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही घर पर 2 अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी। दोनों व्यक्ति सिख थे और वे गोल्डन टेम्पल की बेअदबी का बदला ले रहे थे। उनका एक्ट बहुत पर्सनल था, लेकिन इसकी कीमत पूरी कम्युनिटी को चुकानी पड़ी। जैसे ही यह खबर फैली, एक भयानक नारा गूंजने लगा। एलिजेडली सरकारी चैनलों पर भी उठा वो नारा, खून का बदला खून से लेंगे। एक नरसंहार के लिए मंच तैयार हो चुका था। हिंसा तुरंत नहीं भड़की। इसकी शुरुआत छोटी, लगभग भ्रामक रूप से 31 अक्टूबर की ही शाम को हुई। कुछ सिखों को निशाना बनाया गया, एक टैक्सी ड्राइवर को उसकी कार से खींच लिया गया, एक दुकान की खिड़कियां तोड़ दी गई। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, तरीका बदल गया। बिखरे हुए हमले अब बेतरतीब गुस्से के बजाय एक समन्वित प्रयास की तरह महसूस होने लगे। मोहल्लों में भीड़ जमा होने लगी, लेकिन ये सिर्फ गुस्से से भरे स्थानीय लोग नहीं थे, ये संगठित समूह थे और कोई उन्हें हथियार मुहैया करा रहा था। दिल्ली के बचे हुए लोगों ने बाद में बिल्कुल एक ही कहानी सुनाई। ट्रक और बसें आती और उन लोगों को उतारती जो उस इलाके के लिए अजनबी थे। इन लोगों के पास हथियार थे, लंबी लोहे की छड़ें, चाकू और भारी क्लब्स, और वो ईंधन ले जा रहे थे। मिट्टी के तेल के टिन, पेट्रोल के कैन और एक अजीब सा सफेद पाउडर, जिसे बाद में फास्फोरस के रूप में पहचाना गया, जो स्किन से ऐसे चिपक जाता और ऐसी आग लगाता जिसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, इन भीड़ को कैसे पता चला कि किन घरों को निशाना बनाना है? उन मोहल्लों में जहां सिख और हिंदू पीढ़ियों से एक साथ रहते थे, उन्होंने सिख परिवार को ही कैसे चुना?
जवाब जितना सरल है उतना ही भयानक। उनके पास लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड के फॉर्म, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स और कई घरों पर पहले से सफेद चौक से एक्स का निशान बनाया गया था। यह कोई स्पॉन्टेनियस दंगा नहीं था, यह थी एक कड़वी, ठंडी, गिनी चुनी मौत की प्लानिंग। 1 नवंबर की सुबह कहर टूट पड़ा। अगले 72 घंटों तक दिल्ली, कानपुर और बोकारो जैसे भारतीय शहर अनइमेजिनेबल हॉरर की तस्वीर बन गए। यह 2 कम्युनिटीज के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा कत्लेआम था। सैकड़ों या हजारों की संख्या में भीड़ सिख मोहल्लों पर टूट पड़ी, जिसका नेतृत्व अक्सर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के स्थानीय राजनीतिक हस्तियां कर रही थी। टारगेट सिर्फ मारना नहीं था, नष्ट करना था और आतंकित करना था। घरों को लूटा गया, उनके सामान को ढेर कर जला दिया गया, गुरुद्वारों, सिखों के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें जला दिया गया। सिखों के बिजनेसों को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया, जिससे सोसाइटी की आर्थिक नींव टूट गई। लोगों के खिलाफ हिंसा और भी बदतर थी। पुरुषों और युवा लड़कों को उनके घरों से घसीटा गया। उनके बाल, जिन्हें आस्था के एक पवित्र अंग के रूप में लंबा रखा जाता था, उनको बेरहमी से पीटने से पहले जबरन काट दिया गया। हत्या का एक विशेष रूप से विभत्स तरीका इस नरसंहार की पहचान बन गया, जो था टायर लिंचिंग। एक रबर का टायर उनके गले में डालकर उसे मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी जाती, जिंदा जलाकर सड़कों के बीचों बीच छोड़ दिया जाता, एक मैसेंजर की तरह। महिलाओं को भयानक यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, जिससे समुदाय पर अधिकतम आघात पहुंचाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कई लोगों को अगवा कर लिया गया और कई दिनों तक उनके साथ मारपीट की गई। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कई लोगों की हत्या कर दी गई और दूसरों को अपने माता पिता के मारे जाते देखने के लिए मजबूर किया गया। हजारों लोग बेघर हुए, सैकड़ों औरतें विधवा बनी। उन्हें कहा गया, शांति बनाए रखें, बीता हुआ भूल जाएं। बाद में आधिकारिक सरकारी आंकड़ों में दावा किया गया कि दिल्ली में लगभग 2800 सिख मारे गए और देश भर में 3350। लेकिन स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों और सिख समूहों ने यह संख्या बहुत अधिक बताई है, अप्रॉक्सीमेटली 8000 से 17000 मौतों के बीच। यह कोई दंगा नहीं था, यह एक संगठित नरसंहार था, एक स्पेशल समुदाय का संगठित हत्याकांड, जिसे भयावह सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। जाहिर सा सवाल है, पुलिस कहाँ थी? रक्षक कहाँ थे? आतंक के इन 3 दिनों के दौरान जिन लोगों का काम नागरिकों की रक्षा करना था, वो लगभग पूरी तरीके से अनुपस्थित थे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति केवल निष्क्रिय नहीं थी। बचे हुए लोगों की गवाही, पत्रकारिता के खातों और मानवाधिकार आयोगों, सभी ने एक से पैटर्न का डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो लापरवाही से कहीं आगे बढ़कर सक्रिय मिलीभगत तक जाता है। कुछ रिपोर्टों में तो यह भी दावा किया गया कि कई जगहों पर पुलिस अधिकारी बस खड़े होकर भीड़ को लूटते और जलाते हुए देखते रहे। जब हताश सिखों ने मदद के लिए पुलिस थानों में फ़ोन किया तो फ़ोन का जवाब नहीं दिया गया। जब वे सुरक्षा के लिए थानों में भागे तो उन्हें यह कहकर भगा दिया गया कि उन्हें मदद करने का कोई आदेश नहीं है। सबसे निंदनीय खातों में पुलिस ने सक्रिय रूप से भीड़ की मदद की। उन्होंने इन सिखों को निहत्था कर दिया जो अपने परिवारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे वे असहाय हो गए। और इस नरसंहार के बाद अन्याय जारी रहा। पुलिस ने अक्सर एफआईआर दर्ज करने तक से मना कर दिया, और जब वे दर्ज की गई तो जानबूझकर अस्पष्ट थी, जिसमें सैकड़ों हत्याओं का एक ही गुमनाम शिकायत में डाल दिया गया ताकि मुकदमा चलाना असंभव हो जाए। मामले बंद कर दिए गए और अपराधियों को जल्द रिहा कर दिया गया। यह विफलता शीर्ष तक गई। नानावटी कमीशन सहित कई आयोगों ने निष्कर्ष निकाला कि हिंसा संगठित थी और केवल शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं के समर्थन और पुलिस की मिलीभगत से ही संभव थी। दशकों से बचे हुए लोगों ने उन्हीं प्रमुख कांग्रेस नेताओं का नाम लिया है, HKL भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। उन पर भीड़ का नेतृत्व करने या उकसाने का आरोप लगाया गया।
वर्षों तक आधिकारिक कहानी यह थी कि यह एक सहज दंगा था, लेकिन सबूत, लिस्ट्स, एक ऐसे हथियार, परिवहन और पुलिस की निष्क्रियता सब कहीं अधिक परेशान करने वाली सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। यह एक प्लान्ड हिंसा थी जिसे एक ऐसे स्टेट ने संभव बनाया जिसने आंख मूंद लेना चुना। 3 दिनों के बाद जब हिंसा आखिरकार रुकी तो दिल्ली एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। लेकिन सबसे गहरे घाव जली हुई इमारत नहीं थे, वे सिख समुदाय के आत्मा पर उकेरे गए थे। हजारों लोग अब बेघर हो गए थे और अपना सब कुछ खो चुके थे। वे टेम्पररी रिलीफ कैंप में भीड़ लगाए हुए थे, डर में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पूरे समुदाय पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना गहरा था कि आप समझ भी नहीं सकते। आप अपने ही देश में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब आपको अपने ही देशवासियों द्वारा निशाना बनाया गया हो, जिसमें सरकार एक मूक भागीदार हो। भारत के इतिहास और रक्षा के लिए इतने अभिन्न समुदाय के लिए यह परम विश्वासघात था। इसने अलगाव की एक गहरी भावना पैदा की जो आज भी बनी हुई है। 1984 की घटनाएं सिखों के लिए सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक जीवित आघात है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। समुदाय ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया, अपने जीवन और पूजा स्थलों का पुनर्निर्माण किया, लेकिन निशान अभी तक बना हुआ है। एक ऐसा घाव जो केवल सच्चाई और जवाबदेही से ही भर सकता है। तो न्याय का क्या? जवाबदेही की लड़ाई 40 साल की निराशा का मैराथन रही है। नरसंहार के बाद 4 दशकों तक 10 से अधिक आधिकारिक आयोग स्थापित किए गए, लेकिन अधिकांश पीड़ितों के लिए न्याय अभी भी एक दूर का सपना है। प्रक्रिया शुरू से ही टूटी हुई थी। मामले गलत तरीके से दर्ज किए गए थे, सबूत गायब किए गए थे और गवाहों को डराया धमकाया गया था। वर्षों तक बचे हुए लोगों द्वारा नामित शक्तिशाली राजनेता आज़ाद घूमते रहे। दंगा शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर एक संगठित नरसंहार की सच्चाई को छुपाने के लिए किया गया। यही कारण है कि कई सिख संगठन और मानव अधिकार समूह इसे वह कहने पर जोर देते हैं जो वो मानते हैं कि यह था एक जनसंहार, यह तर्क देते हुए कि एक विशिष्ट जाति और धार्मिक समूह को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कुछ सजाएं हुई हैं, लेकिन वे एक्सेप्शंस हैं। पहले प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति को दोषी ठहराने में 34 साल लग गए। 2018 में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिर फरवरी 2025 में उनको एक अलग मामले में एक पिता और उसके बेटे की हत्या करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने के लिए दूसरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने नरसंहार को मानवता के खिलाफ अपराध कहा और राजनीतिक अभिनेताओं और लॉ इन्फोर्समेंट की मिलीभगत की ओर इशारा किया। दूसरों के लिए कानूनी लड़ाई जारी है। 2025 के बीच तक एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा अभी भी चल रहा है, जिसमें चश्मदीदों ने गवाही दी है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे सिखों को लूटने और मारने के लिए भीड़ को उकसाते हुए देखा था। इस बीच देरी इतनी चरम पर रही है कि अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और कानपुर में दंगों से संबंधित 11 मामलों की तेजी से सुनवाई का आदेश देना पड़ा, जिसमें 4 दशकों की अत्यधिक देरी को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक छोटी जीत बचे हुए लोगों और कार्यकर्ताओं के अविश्वसनीय दृढ़ता का प्रमाण है, लेकिन हर एक सजा के लिए हजारों बिना सजा के अपराध और अनगिनत परिवार हैं जो न्याय की प्रतीक्षा करते हुए मर गए। 1984 की स्मृति सिर्फ सिख इतिहास नहीं है, यह भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है और हमें इसका सामना ईमानदारी से करना होगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि पीड़ितों की आवाज़ बुलंद हो और उनकी कहानियाँ कभी भुलाई ना जाए। और मैं कमेंट्स में आपसे सुनना चाहूँगा, हम एक समाज के रूप में यह कैसे सुनिश्चित करें कि न्याय में 40 साल की देरी न हो। हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कैसे करें जहां हर एक नागरिक, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो, स्टेट द्वारा सुरक्षित महसूस करे। 1984 के सिख नरसंहार की कहानी सिर्फ 3 दिनों की हिंसा से कहीं बढ़कर है।
यह व्यवस्थित विफलता, राजनीतिक मिलीभगत और एक न्याय प्रणाली की कहानी है जो दशकों तक अपने ही लोगों को विफल करती रही। लोहे के सरिये और मिट्टी के तेल हथियार थे, लेकिन नरसंहार के असली औजार वोटर लिस्ट, राजनीतिक संरक्षण और दंड मुक्ति का माहौल था जिसने इसे होने दिया। 40 साल दर्द या सच्चाई की मांग को मिटा नहीं पाए। कुछ सजाएं उस संगठित नरसंहार के दाग को नहीं धो सकती जिसमें देश की राजधानी में दिन दहाड़े हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। 1984 की स्थायी विरासत भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा निशान और एक समुदाय और उसके स्टेट के बीच टूटा हुआ विश्वास है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 1984 के परिवारों ने इस सच्चाई को हर एक दिन जिया है। 1984 की ये याद सिर्फ सिख इतिहास नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का एक गहरा शर्मनाक अध्याय है। और जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, न्याय एक सपना ही बना रहेगा। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि वो आवाज़ें जो 40 साल से दबाई गईं फिर से सुनी जाएं। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है